फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कैपिटल गेन चैप्टर। कैपिटल गेन चैप्टर में आज हम एक नई बात समझने जा रहे हैं। नई बात क्या? कैपिटल गेन इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। कैपिटल गेन इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। स्पेसिफिक सिचुएशंस क्यों कह रहे हैं हम इनको? रीजन, अभी तक हमने जो प्रोविजंस पढ़े उसमें कुछ डिविएशन आएगा, कुछ चेंज आएगा। ठीक है, हम बेसिक कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग करेंगे। ठीक है, तो इन्हें स्पेसिफिक सिचुएशंस कहा गया है। कैसे, वो आगे हम समझेंगे कि चेंज कैसे आ रहा है। थोड़ा सा डिविएशन आएगा बेसिक प्रिंसिपल से। ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस, राइट। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक सिचुएशंस में पहला सेक्शन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई पर्सन अपनी कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेता है तो इसे ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, और कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर इंक्लूड्स की डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। ठीक है, कोई पर्सन अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता कैसे है ये भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ज्वेलरी डीलर है, उसके घर में रखी हुई ज्वेलरी उसकी कैपिटल एसेट है। ठीक है, और उसके शोरूम में रखी हुई ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड है, राइट। घर में रखी हुई ज्वेलरी कैपिटल एसेट और शोरूम में रखी हुई ज्वेलरी स्टॉक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो अपने घर की ज्वेलरी शोरूम पर सेल करने के लिए लेकर आ जाए, वो अपने घर की ज्वेलरी शोरूम पर लेकर आ जाए और सेल कर दी, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये ज्वेलरी पहले उसके लिए कैपिटल एसेट थी, अब ज्वेलरी डीलर ने इसको स्टॉक बनाकर बेच दिया, तो ये चीज कहलाती है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होगा। कैसे, हम शुरू से बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर के स्टार्ट में चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 दे रखा है। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन 45 दे रखा है आपको, उसमें हमने बात की कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 ये स्पेसिफिक सिचुएशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशंस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक सिचुएशंस पढ़ने जा रहे हैं जहां पर थोड़ा सा डिविएशन आएगा, जनरल प्रिंसिपल से थोड़ा सा हम कुछ अलग करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक सिचुएशन का पहला सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट कैसे होगा? अब एक इशू और डिस्कस करते हैं हम, ये ट्रांसफर इंक्लूड्स की डेफिनेशन देखिए आप पेज नंबर 85 पर। तो पेज नंबर 85 पर ट्रांसफर इंक्लूड्स की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में, उसमें भी हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर कहा जाएगा, राइट। और हमने ये भी बात की थी कि गवर्नमेंट ने ये पॉइंट ट्रांसफर की डेफिनेशन में कब से ऐड किया था? 1 अप्रैल 1984 से। ठीक है, उससे पहले ये पॉइंट ट्रांसफर की डेफिनेशन में था ही नहीं। ये पॉइंट 1 अप्रैल 1984 से इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो कन्वर्जन को ट्रांसफर कब से माना गया है?
1 अप्रैल 1984 से, राइट। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड को, ठीक है। तो आ जाइए आप पेज नंबर क्या था, देखिए पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 96 देखिए, पेज नंबर 96 देखिए बुक का। पेज नंबर 96 पर हम कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो प्रोविजन क्या है ये हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, वेयर ए कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड देयर आफ्टर सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। पहले वो कैपिटल एसेट थी, आपने उसको स्टॉक बना दिया और स्टॉक बनाकर बेच दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो टोटल इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी दो हेड्स में, ठीक है। तो पार्ट इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी और पार्ट इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो पार्ट इनकम पार्टली टैक्सेबल कैपिटल गेन हेड में होगी और इनकम पार्टली टैक्सेबल बिजनेस हेड में होगी। कैसे, वो अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आ जाइए, तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। पहले एसएससी के लिए वो एसेट कैपिटल एसेट थी, ठीक है, जिसको एसएससी ने खरीदा कितने में था, उसकी कॉस्ट क्या थी 2 लाख, राइट। फिर एसएससी ने कुछ टाइम बाद उस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसकी एफएमबी किस दिन की, जब उसने इस कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये एफएमबी किस दिन की, कन्वर्जन डेट के दिन की, ठीक है। उसकी एफएमबी है ऑन कन्वर्जन डेट 7 लाख, ठीक है। और अब तो ये चीज स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक बनाकर बेचा और स्टॉक की सेल वैल्यू है 10 लाख, राइट। तो 7 और 2 का डिफरेंस मतलब फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस 5, ये कहलाएगा कैपिटल गेन। टोटल प्रॉफिट वैसे कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है 8 लाख। कैसे, अरे बिका 10 लाख में और कॉस्ट थी 2 लाख, ठीक है। अगर नॉर्मल सेंस में बात करें तो सेल कितने हुआ 10 लाख में और कॉस्ट क्या थी 2 लाख, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 8 लाख, राइट। अब इसमें से 2 पार्ट हो जाएंगे, इनकम पार्टली टैक्सेबल कैपिटल गेन में हेड में होगी और पार्टली टैक्सेबल बिजनेस हेड में होगी, ठीक है। तो इसमें से फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस यानी 5 लाख होगा कैपिटल गेन, और सेल वैल्यू, स्टॉक की सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन डेट, इसका डिफरेंस सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन डेट का डिफरेंस मतलब 3 लाख, वो कहलाएगा बिजनेस इनकम। वैसे टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट तो 8 लाख हुआ है, ठीक है। इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, इस 8 लाख के हमने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। एक टुकड़ा 5 लाख कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा और एक टुकड़ा 3 लाख बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। बात समझ आई, ठीक है। और ये दोनों कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम टैक्सेबल होंगे किस ईयर में, बताइए। ये कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों टैक्सेबल एक ही ईयर में होंगे। कब, when stock is actually sold, जब वो एसेट स्टॉक बनकर एक्चुअली बिकी, उसी ईयर में
कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा और उसी ईयर में बिजनेस इनकम भी टैक्सेबल होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मतलब कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों का टैक्सेबिलिटी ईयर तो सेम ही रहेगा। क्लियर? चलिए, तो इस प्रोविजन को और डिटेल में समझते हैं। ये तो अभी हमने इसकी बेसिक बातें समझी। क्लियर? चलिए, तो अब आ जाइए मेन प्रोविजन में। कैपिटल गेन हेड में सिस्टम क्या रहेगा? तो कैपिटल गेन हेड पे, और ये कैपिटल गेन हेड अप्लीकेबल कब से होगा? जब आपकी कन्वर्जन डेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1984 हो। ठीक है, क्यों? हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन में समझा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का पॉइंट गवर्नमेंट ने ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड ही कब से किया? 1 अप्रैल 1984 से। तो इसका मतलब कन्वर्जन डेट मस्ट बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1984। तो बताओ प्रीवियस ईयर क्या हुआ? प्रीवियस ईयर क्या हुआ? प्रीवियस ईयर हुआ 1984 एंड 85। ठीक है, तो बताइए प्रीवियस ईयर 1984-85 हुआ तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1985-86, राइट? तो ये पॉइंट कैपिटल गेन हेड अप्लीकेबल कब से हुआ है? अगर हम कहें 1 अप्रैल 1984 से, या असेसमेंट ईयर 85-86 से, तो एक ही बात है। ठीक है ना? तो चलिए प्रोविजन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? FVC, मतलब सेल कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो यहां पर सेल कंसीडरेशन किसको मानेंगे? यहां पर सेल कंसीडरेशन मानेंगे FMV ऑन कन्वर्जन डेट, जिस दिन वो कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गई, उस दिन की कन्वर्जन डेट के दिन की FMV क्या मानी जाएगी? डीम्ड सेल कंसीडरेशन। FMV मानी जाएगी डीम्ड सेल कंसीडरेशन, राइट? और DOT क्या मानी जाएगी? DOT क्या मानी जाएगी? कन्वर्जन डेट। DOT मानी जाएगी कन्वर्जन डेट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल SSC ने इसको कन्वर्ट कर दिया था, इस एसेट को सपोज SSC ने कन्वर्ट कर दिया था 11 दिसंबर 1990 को। ठीक है, ये आपकी है कन्वर्जन डेट। बट तो इस SSC ने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट तो कर दिया था, कब? 11 दिसंबर 1990 को। ठीक है, बट ये स्टॉक सेल हुआ सपोज 10 Feb 2020 को। ठीक है, तो स्टॉक सेल किस ईयर में हुआ? स्टॉक सेल किस ईयर में हुआ? प्रीवियस ईयर 2019-20 में। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? टैक्सेबिलिटी ईयर होगा आपका 2019-20। ठीक है, जबकि आपकी DOT क्या है? कन्वर्जन डेट। DOT आपकी क्या है? कन्वर्जन डेट। मतलब कन्वर्जन डेट मतलब क्या? 11 दिसंबर 1990, ये आपकी DOT है। और इस सिचुएशन में DOT तो आपके टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल ही नहीं कर रही। DOT टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल ही नहीं कर रही। इन जनरल DOT टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल करती है। इन जनरल DOT टैक्सेबिलिटी ईयर की कोई डेट होती है, लेकिन इस केस में तो DOT टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन। हम
जनरल प्रिंसिपल से थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल करती है। इस जनरल प्रिंसिपल से हम थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं, तो ये है ए स्पेसिफिक सिचुएशन, राइट। तो समझ आ गया कि इसको स्पेसिफिक सिचुएशन क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। ये इस रीजन की वजह से कहा जा रहा है कि डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल नहीं कर रही है, ठीक है। इन जनरल डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर की कोई डेट होती है, लेकिन इस सिचुएशन में तो डीओटी तो कब की है, 1990 की, और टैक्सेबिलिटी ईयर 2019-20 हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स, बट टैक्सेबल कब होगा कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? टैक्सेबिलिटी ईयर मतलब TY, द ईयर इन विच द स्टॉक इज एक्चुअली सोल्ड। जब वो कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हुई तब टैक्सेबिलिटी ईयर नहीं आएगा, ठीक है। डीओटी तो क्या होगी, कन्वर्जन डेट, जिस ईयर में आपने कन्वर्जन कर दिया, ठीक है, वो है आपकी डीओटी। बट जब तक वो स्टॉक एक्चुअली सेल नहीं होगा तब तक कैपिटल गेन का भी टैक्सेबिलिटी ईयर नहीं माना जाएगा। मतलब कैपिटल गेन का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा, जब स्टॉक बिकेगा और उसी ईयर बिजनेस इनकम होगी और कैपिटल गेन भी उसी ईयर में कंप्यूट होगा। कहने का मतलब कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों का टैक्सेबिलिटी ईयर सेम रहेगा। कब? When the stock is actually sold। बात समझ आई, ठीक है। अब बिजनेस हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पीजीबीपी हेड, पीजीबीपी हेड मतलब बिजनेस हेड, पूरा नाम क्या? प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें बिजनेस इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी? तो पहले हम स्टॉक का एक्चुअल सेल कंसीडरेशन लिख देंगे। किसका? स्टॉक का एक्चुअल सेल कंसीडरेशन लिख देंगे, ठीक है। और उसमें से लेस क्या कर देंगे? एफएमबी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो वो कहलाएगी बिजनेस इनकम, राइट। तो अभी हमने समझा था कि जैसे स्टॉक सेल हुआ आपका 10 लाख में, और कन्वर्जन डेट के दिन की डीओटी कितनी थी? कन्वर्जन डेट के दिन की डीओटी थी कितनी? अभी हमने जो एग्जाम्पल समझा उसको देखें। एफएमबी थी 7 लाख और कॉस्ट थी 2 लाख, ठीक है। और स्टॉक बनकर बिका 10 लाख में, ठीक है। तो इसी बात को हम बेस बनाकर इस प्रोविजन में समझते हैं। देखिए, तो सेल कितने में हुआ? 10 लाख में स्टॉक बनकर, और एफएमबी कितनी थी? 7, एफएमबी थी 7, ठीक है। तो ये एफएमबी कैपिटल गेन चैप्टर के लिए क्या मानी जाएगी? कि एफएमबी कैपिटल गेन चैप्टर के लिए सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी। ध्यान से सुनो, एफएमबी ऑन कन्वर्जन डेट कैपिटल गेन के लिए क्या माना जाएगा? डीम्ड सेल कंसीडरेशन। तो ये 7 लाख ऊपर आ जाएगा, और कॉस्ट थी कितनी? 2 लाख, ठीक है। तो कैपिटल गेन तो कितना आ गया? 5, ठीक है। और बिजनेस इनकम कितनी? 3, राइट। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 8। तो अभी हमने बात की कि पार्ट इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी और पार्ट इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम है। अब हम इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में आ जाइए, क्वेश्चन बैंक में आ जाइए। क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए।
जो कि आपको दे रखा है पेज नंबर 62 पर। तो क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 62 पर आपके क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मिस्टर आर कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट, उन्होंने अपनी कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर दी। कब? जो उन्होंने खरीदी थी, कब? जुलाई 7, 2003 को खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? 94,000 में। क्लियर? ये इन्होंने स्टॉक में कन्वर्ट कर दी और आपकी कन्वर्जन डेट क्या है? जनवरी 13, 2008। ये आपकी कन्वर्जन डेट है। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन तो क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन आपकी 7 जुलाई 2003 और जनवरी 13, 2008 ये है आपकी कन्वर्जन डेट। अब एक बात समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कन्वर्जन डेट को डीओटी कहा गया है। कन्वर्जन डेट को डीओटी कहा गया है। समझ आ रही बात? कन्वर्जन जिस दिन कर दिया, कन्वर्जन डेट है डीओटी, डेट ऑफ ट्रांसफर, और कन्वर्जन डेट के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है 4,75,000। ठीक, फिर आगे बात करते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली सेल्स द स्टॉक, दिस स्टॉक इन ट्रेड फॉर 15 लाख। ये स्टॉक बनकर बिका। कब बिका? ये स्टॉक बनकर कब बिकी? एसेट अगस्त 25, 2019 को। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम्स। राइट, चलिए, तो पहले ये आपके लिए कैपिटल एसेट था, अब स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड को क्या माना गया है? ट्रांसफर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। ठीक है, और ये स्पेसिफिक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में आपकी डीओटी क्या है? बताइए, डीओटी क्या है? जनवरी 13, 2008। बट आपका ये स्टॉक बनकर बिका कब? स्टॉक बनकर बिका अगस्त 25, 2019 को। तो आपका इस कैपिटल गेन का टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? 2019-20। ठीक है, तो वैसे तो डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल करती है, वैसे तो डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल करती है, बट इस केस में नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए आपकी डीओटी तो है 2008 की और आपका टैक्सेबिलिटी ईयर हो रहा है 2019-20। तो इस केस में डीओटी आपके टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल नहीं कर रही है। इसे ही तो कहा जाता है स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, हम जनरल प्रिंसिपल से डिविएट हो गए। जनरल प्रिंसिपल था क्या? डीओटी टैक्सेबिलिटी ईयर में फॉल करती है, बट इस केस में नहीं करेगी। यही है स्पेसिफिक सिचुएशन। चलिए, अब कमेंट करना है कि कन्वर्ट कर दिया गया कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कब? कब कर दिया गया? 2000 प्रीवियस ईयर 2007-8 में। ठीक है, तो कन्वर्जन ईयर असेसमेंट ईयर के टर्म्स में बात करें, असेसमेंट ईयर के टर्म्स में बात करें तो 2008-9 हो गया, प्रीवियस ईयर 2007-8, प्रीवियस ईयर 2007-8 और असेसमेंट ईयर 2008-9। ठीक है, लेकिन ये टैक्सेबिलिटी ईयर तो टैक्सेबल कब होगा? प्रीवियस ईयर 2019-20 में। क्यों? अरे जब स्टॉक एक्चुअली बिकेगा तब कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा और बिजनेस इनकम भी टैक्सेबल होगी। कहने का मतलब ये कि कैपिटल गेन का और बिजनेस इनकम दोनों का टैक्सेबिलिटी ईयर तो सेम रहेगा। क्लियर? चलिए, अब बट आपकी डीओए क्या है?
बताइए। आपकी डीओए है जुलाई 7, 2003 और डीओटी किसको बोलेंगे? डीओटी तो कन्वर्जन डेट को बोलेंगे, वो है जनवरी 13, 2008, राइट। अब देखिए, ये आपकी कैपिटल एसेट है और आपका होल्डिंग पीरियड क्या मोर देन 36 मंथ्स हो गया? यस, होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ्स हो गया, तो ये एसेट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है तो हम क्या करते हैं? इंडेक्सेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, राइट। चलिए, तो कैपिटल एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लें कैपिटल गेन हेड में। यस, निकालते हैं। प्रीवियस ईयर 2019-20 में ये कैपिटल गेन हेड टैक्सेबल होगा, तो सबसे पहले क्या लिखें? एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन डेट क्या कहलाएगी? डीम्ड सेल कंसीडरेशन। क्या कहलाएगी? डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या होगा? यहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या होगा? एफएमवी ऑन कन्वर्जन डेट, ठीक है। तो वो एफएमवी ऑन कन्वर्जन डेट कितनी है? 4,75,000 और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रीजन ये एसेट आपकी लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन तो होगा ही, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट क्या है? 94,000, इसका इंडेक्सेशन करते हैं। अब ढंग से समझना, ऊपर क्या लिखेंगे हम? डीओटी का इंडेक्स आता है, ऊपर डीओटी का इंडेक्स आता है और नीचे डीओए का इंडेक्स आता है ना। तो अब एक खास बात, स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो हर सिचुएशन में वो ये मान बैठते हैं कि ऊपर हमको इंडेक्स अभी करंट ईयर का लगाना है, करंट ईयर का क्या? 289, ठीक है। स्टूडेंट ये समझ बैठते हैं, लेकिन हमने ऐसे कभी नहीं कहा कि ऊपर आपको करंट ईयर का इंडेक्स लगाना है, लेटेस्ट लगाना है। हमने तो ऐसे कभी कहा ही नहीं। हमने हमेशा यही कहा कि ऊपर डीओटी का इंडेक्स आएगा, ऊपर डीओटी का इंडेक्स आएगा और नीचे अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स कर रहे हैं तो नीचे इंडेक्स डीओए का आएगा। ऊपर डीओटी का इंडेक्स, नीचे डीओए का इंडेक्स आएगा। क्लियर? तो इंडेक्स अप्लाई कर दीजिए इन ईयर्स के, तो आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 1,11,248। ये आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, ठीक है। और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी कितना आया? 3,63,752, ठीक है। अब इसी ईयर में मतलब आपका असेसमेंट ईयर 2020-21 में ही कैपिटल गेन कैलकुलेट हुआ और बिजनेस इनकम भी सेम ईयर में टैक्सेबल होगी। किस ईयर में? अरे कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों कब टैक्सेबल होंगे? व्हेन द स्टॉक इज एक्चुअली सोल्ड, राइट। तो कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों का टैक्सेबिलिटी ईयर सेम रहेगा। क्लियर? तो बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करें? सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक लिख दीजिए। स्टॉक कितने में बिका? 15 लाख में, 15 लाख में, ठीक है। और कॉस्ट क्या मानेंगे स्टॉक की? स्टॉक की कॉस्ट क्या मानेंगे? एफएमवी ऑन कन्वर्जन डेट, ठीक है। और वो है 4,75,000, ठीक। अब आपकी बिजनेस इनकम कितनी हुई? 10,25,000, ये आपकी हुई बिजनेस इनकम, ठीक है। तो एफएमवी जो है कन्वर्जन डेट की, नोट करने लायक बात क्या है? एफएमवी ऑन कन्वर्जन डेट एक बार प्रोविजन में भी देख लो, दोबारा यहां आते हैं। एफएमवी का डबल रोल है। एफएमवी ऑन
कन्वर्जन डेट का डबल रोल है। ढंग से समझना कैसे डबल रोल है इसका। देखो, ये एफएमवी ऑन कन्वर्जन डेट बिजनेस इनकम निकालने के लिए कॉस्ट मानी गई। ठीक है, बिजनेस इनकम निकालने के लिए कॉस्ट मानी गई और कैपिटल गेन निकालने के लिए एफएमवी क्या मानी गई? एफवीसी मतलब सेल कंसीडरेशन। तो जो एफएमवी है उसका डबल रोल है। कैसे? कैपिटल गेन के लिए ये एफएमवी डीम्ड सेल कंसीडरेशन है और बिजनेस इनकम निकालने के लिए ये एफएमवी कॉस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस एफएमवी ऑन कन्वर्जन डेट का डबल रोल है। क्लियर? अब आते हम क्वेश्चन में देखते हैं इसी बात को। तो क्वेश्चन में हम इसी बात को देखते हैं। ये कैपिटल गेन के लिए क्या है? डीम्ड सेल कंसीडरेशन एफएमवी। ठीक है, और बिजनेस इनकम निकालते वक्त क्या है? ये एफएमवी कॉस्ट, स्टॉक की कॉस्ट। क्लियर? तो इस तरीके से सिस्टम में अब सबसे पहला इशू हमें यह भी चेक करना होता है कि कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट तभी होगा जब कन्वर्जन डेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1984 हो। क्लियर? तो चेक करें क्वेश्चन में कन्वर्जन डेट क्या आपकी 1 अप्रैल 1984 के ऑन और आफ्टर है क्या? यस, आपकी कन्वर्जन डेट है जुलाई 13, 2008। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 1984 के बाद ही है, तो यस कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट होगा। अच्छा, एक बात और, अगर कन्वर्जन डेट 1 अप्रैल 1984 से पहले की हो तो, अगर कन्वर्जन डेट 1 अप्रैल 1984 से पहले की हो तो क्या होगा? अरे फिर कैपिटल गेन हेड टैक्सेबल ही नहीं होगा। क्लियर? तो नीचे एक नोट दे रखा है आपको, नीचे एक नोट इसी बात के लिए, अगर कन्वर्जन डेट प्रायर टू 1 अप्रैल 1984 होती तो कैपिटल गेन टैक्सेबल ही नहीं होता। ठीक है, कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल ही तभी होगा जब कन्वर्जन डेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1984 हो। क्लियर? चलिए, ये हमने एक कंसेप्ट समझा, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 समझा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, चलिए अब आते हम एक और सेक्शन समझते हैं, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A जो कि आपके पेज नंबर 97 पर दे रखी है। पेज नंबर 97 पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A ये क्या है, किस बारे में है? ये शेयर्स और सिक्योरिटीज के बारे में है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, डीमैट अकाउंट। आपने डीमैट अकाउंट के बारे में कुछ सुन रखा है क्या? ठीक है, इसमें क्या होता है? अरे इसमें शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है? पहले जो शेयर्स होते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। ठीक है, कैसे? जनरल कंसेप्ट क्या है? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज नॉर्मली फिजिकल फॉर्म में कैसे रहते हैं? पहले क्या होता था, कंपनीज शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करती थी और उनके घर पर शेयर सर्टिफिकेट भेजती थी। शेयर सर्टिफिकेट पर हर शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा होता था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी शेयर होल्डर को कंपनी ने 10 शेयर्स इशू किए, किसी शेयर होल्डर को कंपनी ने 10 शेयर्स इशू किए। ठीक है, तो उसके शेयर सर्टिफिकेट इशू करती। ठीक है, कि ये शेयर यहां से लेकर 1 से लेकर 10 तक इस शेयर होल्डर का है। ठीक है, इस तरीके से हर शेयर के ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा जाता था
और शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर के घर पर आते थे। तो इसे हम कहते थे कि शेयर्स फिजिकल फॉर्म में। आजकल क्या सिस्टम हुआ, शेयर्स अब फिजिकल फॉर्म में मैक्सिमम केसेस में अब कोई नहीं रखता। ठीक है, फिजिकल फॉर्म खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है। ठीक है, बट मैक्सिमम लोग अब शेयर्स और सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना चाहते। अब वो डीमैट अकाउंट में शेयर्स मेंटेन करते हैं। कैसे? डीमैट अकाउंट में होता क्या है, शेयर्स फिजिकल फॉर्म के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। डीमैट अकाउंट का कंसेप्ट कब से आया? डीमैट अकाउंट का कंसेप्ट आया था 1996 से, जब गवर्नमेंट ने डिपॉजिटरीज एक्ट लॉन्च किया। ठीक है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में आया था। क्यों आया था, उसका क्या लॉजिक था? ठीक है, वो लॉजिक समझते हैं पहले। रीजन, इस सेक्शन को समझने के लिए हमें वो सारा लॉजिक समझना पड़ेगा। क्लियर? तो 1996 में गवर्नमेंट ने डिपॉजिटरीज एक्ट बनाया। क्यों? ताकि शेयर्स फिजिकल फॉर्म के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जा सके डीमैट अकाउंट में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, डिपॉजिटरीज एक्ट। तो डिपॉजिटरीज के बारे में थोड़ा सा पहले से समझते हैं हम, क्या होता है डिपॉजिटरीज का सिस्टम। तो डिपॉजिटरीज का क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट ने 2 डिपॉजिटरीज बनाए। कौन से? NSDL और CDSL। NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड। ठीक है, और CDSL का सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये 2 डिपॉजिटरीज गवर्नमेंट ने बनाए। इनिशियली तो ये 2 डिपॉजिटरीज बनाए गए, और बाय द टाइम क्या हुआ, ये NSDL को इनकम टैक्स के मैटर्स हैंडल करने को दे दिया गया, और CDSL को कंपनी लॉ के मैटर्स की हैंडलिंग दे दी गई। तो मेनली अब डिपॉजिटरीज अब कौन सा काम कर रहा है? CDSL। ठीक है, NSDL को तो इनकम टैक्स के मामले दे दिए गए, तो प्रैक्टिकली अभी डिपॉजिटरी कौन सा काम कर रहा है? CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरीज एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब ये अपने नीचे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंट करता है। डिपॉजिटरी अपने अंडर में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंट करता है, तो उसे DP कहा जाता है। ठीक है, जैसे जोधपुर में सुरेश राठी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। पब्लिक इनके यहाँ शेयर्स में ट्रेडिंग करना जो चाहते हैं लोग, वो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम है डिपॉजिटरीज का। ठीक है, अब जब डिपॉजिटरीज एक्ट लॉन्च हुआ और शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाने लगे, तो एक प्रॉब्लम अराइज हुई। क्या? अब कंपनी शेयर होल्डर के यहां पर घर पर शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजती। शेयर सर्टिफिकेट प्रैक्टिकली शेयर होल्डर के घर पर नहीं भेजा जाता अब, क्योंकि उसके शेयर्स तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अच्छा, ये डिपॉजिटरी एक्ट बनाने का क्या कारण था, लॉजिक क्या था? गवर्नमेंट ये जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, इसको एक ट्रेडेबल कमोडिटी की तरह मानना चाहती थी, ताकि शेयर होल्डर्स रोज अपने शेयर्स सेल कर सके। ठीक है, पहले फिजिकल फॉर्म में क्या प्रॉब्लम थी, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को अपने शेयर सेल करता, तो वो क्या काम करता? मिस्टर ए कंपनी को ट्रांसफर डीड लिख के भेजता कि मैंने मेरे शेयर्स मिस्टर बी को बेच दिए हैं, आप अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में देखिए, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या मेंटेन रखती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें सारे शेयर होल्डर्स के नाम दर्ज होते हैं। ठीक है ना, तो
जब मिस्टर ए अपने शेयर्स मिस्टर बी को बेचता तो उस केस में वो ट्रांसफर डीड भेजता कंपनी को कि मैंने मेरे शेयर्स मिस्टर बी को बेच दिए हैं, आप ये शेयर्स मिस्टर बी के नाम कर दीजिए। ठीक है, तो लेकिन ये ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट होने में कंपनी 2 से 3 महीने का टाइम लगा देती थी। ठीक है, तो ये शेयर्स मिस्टर बी के नाम में 2 से 3 महीने बाद आ पाते थे प्रैक्टिकली। अब शेयर्स बिक तो गए थे, ए ने बेच दिए थे मिस्टर बी को, बट प्रैक्टिकली मिस्टर बी के नाम में कब आ पाते थे? 2 से 3 महीने में। जब तक ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट नहीं करती थी कंपनी, तब तक वो शेयर्स बी के नाम में नहीं आ पाते थे। अब प्रैक्टिकली दिक्कत क्या थी? मिस्टर बी तब तक उन शेयर्स को सेल नहीं कर पाता था। मिस्टर बी के नाम में 2-3 महीने में शेयर्स आते थे, तो मिस्टर बी आगे सेल करना चाह रहा था तो नहीं कर पाता था पहले। तो गवर्नमेंट इन शेयर्स को एक ट्रेडेबल कमोडिटी बनाना चाहती थी कि ये शेयर्स रोज रोज पब्लिक सेल करे। ठीक है, उससे गवर्नमेंट को क्या मिलता? तो गवर्नमेंट शेयर मार्केट को डेवलप करना चाहती थी। गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज बना रखे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सुना होगा आपने, बीएसई, एनएसई। इस पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है रोज, है ना। तो गवर्नमेंट शेयर्स को ट्रेडेबल कमोडिटी बनाना चाहती थी ताकि पब्लिक रोज रोज शेयर्स में ट्रेडिंग करे। तो रोज रोज शेयर्स में ट्रेडिंग करे तो गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होता? क्यों रोज रोज ट्रेडिंग करे पब्लिक? अरे उसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। क्या? गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पर, बीएसई, एनएसई पर, ये जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, एनएसई, इस पर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या टैक्स लगता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी लगता है। अगर आप शेयर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, एनएसई पर, तो टैक्स लगता है उस पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में रेवेन्यू मिलता है। क्या नाम से? एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है कि पब्लिक रोज रोज ट्रेडिंग करे ताकि हमको एसटीटी का कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इन शेयर्स को, ताकि ये शेयर्स रोज रोज पब्लिक बेच पाए, ये शेयर्स ट्रेडेबल कमोडिटी हो जाएं, तो इसके लिए डिपॉजिटरी का कंसेप्ट लॉन्च किया। अब तो डिपॉजिटरी का कंसेप्ट समझ आया क्यों लॉन्च किया गया। अब डिपॉजिटरी का कंसेप्ट आने से फर्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर को प्रैक्टिकली शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होंगे। शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होंगे तो वो शेयर्स के ऊपर वो डिस्टिंक्टिव नंबर्स भी नहीं लिखे होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, कंपनी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती थी, कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती थी जिसमें वो एक्चुअल शेयर होल्डर्स के नाम लिखती थी। लेकिन अब तो कंपनी के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर वो शेयर्स बार बार बिकेगा, रोज बिकेगा, तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो एक्चुअल शेयर होल्डर्स की डिटेल कैसे मेंटेन करे। शेयर होल्डर तो रोज रोज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने से मना किया कि हम तो नहीं रख सकते इतनी डिटेल, रोज रोज शेयर होल्डर बदलेगा तो हम कितना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कंपनी को कहा गया नो, आपको तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आप मेंटेन क्या रखोगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नाम। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नाम। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया। ठीक है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया उसको कहा गया कि आप एक्चुअल शेयर होल्डर्स की डिटेल मेंटेन आप करो। ठीक है, तो कंपनी क्या मेंटेन करेगी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की डिटेल। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या मेंटेन करेगा?
एक्चुअल शेयर होल्डर्स की डिटेल। तो इस तरीके से और पब्लिक जाए डीमैट अकाउंट ओपन करे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास और फिर शेयर्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात समझना, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए, अब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए, शेयर होल्डर बेचेगा ये शेयर्स, तो जब ये शेयर होल्डर ये शेयर्स बेचेगा और उसको कैपिटल गेन होगा, तो ये शेयर होल्डर एक आर्ग्यूमेंट कर देगा क्या कि मैं तो इन शेयर्स का क्या हूं, मैं इन शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि कंपनी की बुक्स में मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है कंपनी की बुक्स में। इन शेयर्स के ओनर पर, ओनर के तौर पर किसका नाम लिखा हुआ है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। इन शेयर्स के ओनर के तौर पर किसका नाम लिखा है, कंपनी ने जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन किया उसमें किसका नाम लिखा है, शेयर्स के ओनर के तौर पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। तो इन शेयर्स का ऑनर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उससे जाके टैक्स ले लो, मैं नहीं दूंगा टैक्स। तो शेयर होल्डर से ही टैक्स लेना है, कैपिटल गेन पर टैक्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से नहीं लेना। ऑल्दो कंपनी की बुक्स में उन शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, लेकिन इन शेयर्स का एक्चुअल ओनर कौन है, जो एक्चुअल शेयर होल्डर है वही है। ठीक है, तो कैपिटल गेन पर टैक्स किससे लें, रजिस्टर्ड ओनर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से या एक्चुअल ओनर शेयर होल्डर से, बताइए। तो क्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टैक्स दे? नो। तो एक इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन बना दी गई, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो अब आते हैं हम डिपॉजिटरी की बातें हमने समझी, ये आपको बहुत जरूरी थी समझने के लिए। रीजन बैकग्राउंड में आपके माइंड में ये सब बातें होनी चाहिए, तभी आप ये सेक्शन समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनकम टैक्स के एंगल से बात करते हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A की। क्लियर? तो आ जाइए पेज नंबर 97 पर, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A डिस्कस करते हैं। तो ए पर्सन हैज हेड at any time during the relevant previous year beneficial interest in securities। जो एक्चुअल शेयर होल्डर है वो इन सिक्योरिटीज का बेनिफिशियल ओनर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एक्चुअल शेयर होल्डर है वो इन सिक्योरिटीज का बेनिफिशियल ओनर है। तो रजिस्टर्ड ओनर कौन है? वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड ओनर है, और जो एक्चुअल शेयर होल्डर है वो बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, इसका मतलब ओनरशिप दो टाइप की, रजिस्टर्ड ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप। रजिस्टर्ड ओनर कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उन शेयर्स का, और एक्चुअल ओनर कौन, मतलब बेनिफिशियल ओनर कौन? वो शेयर होल्डर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर के पास क्या था, बेनिफिशियल ओनरशिप थी उन शेयर्स की, तो वो उन शेयर्स का क्या है, बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, इफ सच बेनिफिशियल इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, वो डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन देता है, डीपी को इंस्ट्रक्शन देता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरे डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स पड़े हैं बेच दो। ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स उसके डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर्स एक्चुअल शेयर होल्डर के इंस्ट्रक्शन पर बेचता है। ठीक है, तो देन इनकम अराइजिंग देयरऑन, जो इनकम होगी किसको टैक्सेबल होगी, इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो सेक्शन बनाने का लॉजिक क्या, गवर्नमेंट ये क्लियर करना चाहती है कि ये कैपिटल गेन रजिस्टर्ड ओनर को, यानी
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को टैक्सेबल नहीं होगा। किसको होगा? बेनिफिशियल ओनर को, मतलब एक्चुअल शेयर होल्डर को ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। ये दिक्कत आ ही क्यों रही थी? ब्रैकेट में क्लियर दे रखा है, ऑल्दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड ओनर, वो इन सिक्योरिटीज का रजिस्टर्ड ओनर है। ठीक है, भले ही डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड ओनर है, बट कैपिटल गेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को टैक्सेबल नहीं होगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो एक्चुअल शेयर होल्डर के इंस्ट्रक्शन पर शेयर सेल कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये कैपिटल गेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को टैक्सेबल नहीं होकर एक्चुअल शेयर होल्डर को ही टैक्सेबल होगा। बात समझ आई? क्लियर? एक्चुअल शेयर होल्डर कौन? उन सिक्योरिटीज का बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। ये कैपिटल गेन रजिस्टर्ड ओनर यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को टैक्सेबल नहीं होगा। ये कैपिटल गेन बेनिफिशियल ओनर मतलब एक्चुअल शेयर होल्डर को टैक्सेबल होगा। समझ आ रही है बात? और किस ईयर में होगा? थर्ड पॉइंट, सच गेन शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज इज ट्रांसफर्ड। जब वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब अपना ऑनरशिप बेनिफिशियल ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, बेच रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मेरे डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स पड़े हैं बेच दो। ठीक है, तो उस ईयर में एक्चुअल शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब एक दिक्कत और आएगी। डीमैट अकाउंट में टाइम पर एसएससी ने बार बार शेयर्स खरीदे। ठीक है, पहले 500 शेयर्स खरीदे, वो उसके डीमैट अकाउंट में आ गए। फिर 100 शेयर्स खरीदे, वो भी उसके डीमैट अकाउंट में आ गए। फिर 6 महीने बाद उसने 300 शेयर्स और खरीदे, वो भी उसके डीमैट अकाउंट में आ गए। मतलब उसके डीमैट अकाउंट में अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग शेयर्स आए। ठीक है, हम उसको बोल देते 3 लॉट में आए शेयर्स डीमैट अकाउंट में। मान लीजिए 3 लॉट में शेयर्स आए अलग अलग टाइमिंग पर। तो अब ये शेयर्स जब बिकेंगे, तो जब ये शेयर्स बिकेंगे तो कौन से लॉट में से बिके हुए माने जाए? ठीक है, 3 अलग अलग टाइमिंग्स पर लॉट आए डीमैट अकाउंट में। ठीक है, पहले 500, फिर 100, फिर 300। ठीक है, तो मान लीजिए वो 200 शेयर्स बेच रहा है, तो कौन से लॉट में से बिके माने जाएं? तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया कि फीफो मेथड अप्लाई करो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड अप्लाई करो डीमैट अकाउंट में। पहले जो शेयर्स क्रेडिट हुए, अब अगर उसमें से कुछ बिके हैं तो जो फर्स्ट लॉट है उसमें से आउट मानो। ठीक है, तो इस तरीके से फीफो मेथड अप्लाई हो। ये बात किसने बताई? सीबीडीटी ने। और सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी का काम क्या होता है? पब्लिक को जनरल क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर्स इशू करना। तो सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया। क्या? देखिए, सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया इन केस ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। अगर सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में रखी गई है तो क्या होगा? फीफो मेथड शैल बी अप्लाइड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। ठीक है, अगर आज भी कोई फिजिकल फॉर्म में है शेयर्स किसी के पास, तो फिर फीफो मेथड नहीं लगेगा, ओल्ड सिस्टम रहेगा। जो सिक्योरिटी बेची गई है उसके हिसाब से ही होगा। फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होने पर फीफो मेथड नॉट अप्लीकेबल। फीफो मेथड कब अप्लीकेबल? जब सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में रखी गई, मतलब डीमैट अकाउंट में रखी गई है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो शेयर्स हैं उस पर, जो शेयर्स अब डीमैट अकाउंट में है उस पर अब डिस्टिंक्टिव नंबर्स तो है नहीं। तो आइडेंटिफाई कैसे हो कि कौन से शेयर्स बिके, किस लॉट में से बिके? डीमैट अकाउंट में 3 अलग अलग टाइमिंग्स पर अलग अलग लॉट में शेयर्स आए।
कौन से लॉट में से बिका ये कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स के ऊपर तो डिस्टिंक्टिव नंबर्स ही नहीं लिखे, तो कौन सा बिका कैसे पता पड़ेगा। तो सीबीडीटी ने प्रॉब्लम सॉल्व की कि फीफो मेथड मान लो, डीमैट अकाउंट में पहले जो शेयर्स आया, डीमैट अकाउंट में पहले जो शेयर्स क्रेडिट हुआ है उसमें से आउट करो। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो फिर अब आ रही है सेकेंड पॉइंट, फीफो मेथड शैल बी अप्लाइड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द डेट ऑफ क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में जब वो सिक्योरिटीज क्रेडिट हुई, डीमैट अकाउंट में जब वो शेयर्स और सिक्योरिटीज क्रेडिट हुए, उसके हिसाब से फीफो मेथड अप्लाई किया जाए। इसका मतलब फीफो मेथड अप्लाई करते वक्त डेट ऑफ क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट काम आएगी, कि वो शेयर्स और सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कब हुए। ठीक है, तो डेट ऑफ क्रेडिट काम आएगी फीफो मेथड अप्लाई करने के लिए। समझे बात। इसको वैसे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी समझेंगे। चलिए फिर हाउएवर सीओए और होल्डिंग पीरियड, सीओए तो एक्चुअल कॉस्ट ही होगी और डीओए जो एक्चुअल डीओए है वही रहेगी। डीमैट अकाउंट में जिस दिन शेयर्स क्रेडिट हुए, डेट ऑफ क्रेडिट को किसी भी हालत में डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डेट ऑफ एक्विजिशन, जो एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन है वही होगी, और डेट ऑफ क्रेडिट को किसी भी हालत में डीओए नहीं माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट shall not be considered as DOA of securities in any case. क्लियर। देखिए, एक सिस्टम में आप जब शेयर्स खरीदते हैं, एक्चुअली आपके डीमैट अकाउंट में नॉर्मली 2 दिन बाद क्रेडिट होता है। ठीक है, क्यों? नॉर्मली शेयर मार्केट में एक सिस्टम चलता है, क्या? T+2 सेटलमेंट, T+2 सेटलमेंट कहलाता है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी को सिक्योरिटी सेल कर रहा है। ठीक है, मिस्टर ए का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलग है, मिस्टर बी का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलग है। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ए के डीमैट अकाउंट से बी के डीमैट अकाउंट में आने में नॉर्मली 2 दिन का टाइम लगेगा, और वो भी कब लगेगा? जब ए और बी दोनों के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अलग अलग हो, तब 2 दिन का टाइम लगेगा। इसे हम कहते हैं T+2 सेटलमेंट। ठीक है, अच्छा, ऐसा हो कि ए और बी दोनों ने डीमैट अकाउंट एक ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ओपन किया है, तो अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो क्या होगा? अगर दोनों का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेम है तो क्या होगा? अरे शेयर सेम डे मिस्टर ए के डीमैट अकाउंट से निकलकर मिस्टर बी के डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, मिस्टर ए के डीमैट अकाउंट से निकलकर मिस्टर बी के डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे सेम डे। अगर दोनों का, सेलर और बायर दोनों का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेम होता है तो सेम डे आ जाएंगे, फिर T+2 सेटलमेंट वाली बात नहीं होगी। तो T+2 सेटलमेंट वाली बात कब होगी? जब सेलर और बायर दोनों का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलग अलग हो।
ठीक है। तब अदरवाइज तो अगर सेलर और बायर दोनों का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेम हुआ ना, तो T+2 सेटलमेंट वाली बात काम नहीं आएगी। सेलर के डीमैट अकाउंट से शेयर्स निकलकर उसी वक्त बायर के डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। बात समझे? क्लियर? तो हो सकता है कि T+2 सेटलमेंट की वजह से एक दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई शेयर्स खरीदे 11 अप्रैल 2004 को, और वो T+2 सेटलमेंट की वजह से मेरे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट 2 दिन बाद हुए। कब? 13 अप्रैल 2004 को, ठीक है ना। तो ये तो मेरी डेट ऑफ क्या है? ये मेरी है डेट ऑफ क्रेडिट। डीमैट अकाउंट में इस दिन क्रेडिट हुए, बट मैंने ये शेयर्स खरीदे कब थे? 11 अप्रैल 2004 को। तो ये है मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ढंग से समझना, डीओए चेंज नहीं होगी, डीओए जो है वही डीओए मानी जाएगी। ये जो डेट ऑफ क्रेडिट है, डेट ऑफ क्रेडिट को किसी भी हालत में डीओए तो नहीं माना जाएगा। डीओए तो जो एक्चुअल डीओए है वही रहेगी। समझे बात? डेट ऑफ क्रेडिट को किसी भी सिचुएशन में डेट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं माना जाएगा। क्लियर? और होल्डिंग पीरियड जो एक्चुअल डीओए है वहीं से कंप्यूट होगा। ठीक है, होल्डिंग पीरियड एक्चुअल डीओए से ही कंप्यूट होगा। क्लियर? तो यहां ये बात दे रखी थी ना, यही तो बात दे रखी थी यहां पर कि ये जो डेट ऑफ क्रेडिट है, डेट ऑफ क्रेडिट इन डीमैट अकाउंट shall not be considered as DOA of securities in any case। क्लियर? बात समझ आई? चलो आगे बढ़े। अब क्या ऐसा हो सकता है कि सपोज मैंने कोई शेयर्स खरीदे थे 2004 में खरीदे थे, मैंने कोई शेयर्स खरीदे थे 2004 में खरीदे थे, फिजिकल फॉर्म में खरीदे थे। कैसे खरीदे थे? फिजिकल फॉर्म में खरीदे थे 2004 में। और आज फॉर एग्जांपल, आज नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल 2008 में मैंने खरीदे, एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में थे 2004 में, और 2008 में मैं क्या कर रहा हूं, उनको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता हूं क्या? यस, यस। पहले फिजिकल फॉर्म में खरीदे गए शेयर्स डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले फिजिकल फॉर्म था, अब वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म करवा सकते हैं क्या? यस, करवा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल फॉर्म से आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना चाह रहे हैं शेयर्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। तो कंसेप्ट समझना, ये भी अभी आगे काम आएगा, ढंग से समझना। ठीक है, तो समझते हैं ये क्या होता है, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये शेयर्स ओरिजिनली परचेस किए गए थे फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म में परचेस किए गए थे ओरिजिनली। ठीक है, और बाद में उनको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अब शेयर्स कैसे मेंटेन होंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन होंगे। ठीक है, मतलब डीमैट अकाउंट में मेंटेन होंगे। ठीक है ना, डीमैट अकाउंट में मेंटेन होंगे अब। ठीक है, तो पहले ओरिजिनली फिजिकल फॉर्म में खरीदे गए, अब उसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं क्या? यस, करा सकते। ये प्रोसेस क्या कहलाती है?
अगर पहले फिजिकल फॉर्म में थे, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाद में कभी भी हो सकते हैं। जैसे ओरिजिनली 2004 में फिजिकल फॉर्म में खरीदे थे और 2008 में इसको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते। ये प्रोसेस कहलाती है डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन, बात समझे? और क्या रिवर्स पॉसिबल है? रिवर्स का मतलब क्या? आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप क्या दोबारा फिजिकल फॉर्म करवा सकते हो क्या? आपका अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना, इसको दोबारा फिजिकल फॉर्म में करवा सकते हो क्या? बोलो बोलो, करवा सकते हो कि नहीं? करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। इसको ये कहलाता है रीमटेरियलाइजेशन। ये कहलाता है रीमटेरियलाइजेशन। इसका मतलब फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कहलाता है डीमटेरियलाइजेशन, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में वो कहलाता है रीमटेरियलाइजेशन। बात समझे? तो आप इसी से ही रिलेटेड एक पॉइंट नीचे आ रहा है, इसी बात से रिलेटेड एक पॉइंट नीचे आ रहा है। इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 है, इन केस ऑफ फिजिकल होल्डिंग कन्वर्टेड इनटू डीमैट फॉर्म ऑन ए लेटर डेट, देन डेट ऑफ एंट्री इनटू डीमैट अकाउंट शैल बी कंसीडर्ड फॉर फीफो मेथड। बाद में बाद की किसी डेट को आप डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करवाते, ठीक है? तो जिस दिन डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए वो शेयर्स, ध्यान से सुनना, जिस दिन डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हुए, डेट ऑफ क्रेडिट फीफो मेथड के लिए काम आएगी। जब आप फीफो मेथड अप्लाई करेंगे ना, तो कौन सी डेट काम आएगी? डीमैट अकाउंट में जिस दिन शेयर्स क्रेडिट हुए, ठीक है? जिस दिन डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हुए, बाद में हुए ना, डेट ऑफ एक्विजिशन तो काफी पहले की, डेट ऑफ क्रेडिट डीमैट अकाउंट में क्रेडिट बाद में हुए, तो फीफो मेथड के लिए फीफो मेथड की एप्लीकेबिलिटी के लिए डेट ऑफ क्रेडिट देखी जाएगी, लेकिन डीओए नहीं बदलेगी, ठीक है? तो सीओए और होल्डिंग पीरियड वो तो डीओए से ही शुरू होगा। सीओए क्या होगी? आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो, और डीओए होल्डिंग पीरियड तो आपका एक्चुअल डीओए से ही शुरू होगा। सिर्फ फीफो मेथड की एप्लीकेबिलिटी के लिए डेट ऑफ क्रेडिट देखी जाएगी, सिर्फ फीफो मेथड की एप्लीकेबिलिटी के लिए डेट ऑफ क्रेडिट देखी जाएगी। एक्चुअल डीओए तो चेंज नहीं होगी, एक्चुअल डीओए से ही होल्डिंग पीरियड कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब एक बात और, क्या आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? यस, अलाउड है। आप एक से ज्यादा डीपी के पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अरे बिल्कुल ये वैसे है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आप अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खोलना चाहते हैं सेविंग अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक में खोलना चाहते हैं सेविंग अकाउंट, तो खोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, खोल सकते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर डीमैट अकाउंट भी मल्टीपल मेंटेन किए जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, इफ द इन्वेस्टर होल्ड्स मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, फीफो मेथड कैसे लगेगा? ये दिक्कत आएगी, फिर फीफो मेथड लगाने की दिक्कत आएगी ना, फिर मल्टीपल डीमैट अकाउंट है तो उस केस में क्या होगा? फीफो मेथड कैसे अप्लाई होगा? ढंग से समझना। शैल बी अप्लाइड फॉर ईच अकाउंट इंडिपेंडेंटली, ठीक है? फीफो मेथड ईच अकाउंट के लिए अलग अलग एप्लीकेबल होगा। कैसे? अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं, इस बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2 डीमैट अकाउंट हैं, ठीक है? आपके दो डीमैट अकाउंट हैं। जैसे जोधपुर में
पॉपुलर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन, जैसे सुरेश राठी, ठीक है। और दूसरा सपोज शेर खान, आपने दोनों के यहां डीमैट अकाउंट ओपन किया तो आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट हैं। तो सपोज आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 500 शेयर्स सुरेश राठी वाली डीमैट अकाउंट में रखे हुए और 300 शेयर्स शेर खान वाले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीमैट अकाउंट में रखे हुए, ठीक है। किसके शेयर्स? रिलायंस के शेयर्स, ठीक है। तो 500 शेयर्स सुरेश राठी वाले डीमैट अकाउंट में रखे हुए आपके शेयर्स हैं, और शेर खान वाली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वहां पर आपके 300 शेयर्स हैं। तो आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट मेंटेन किया है, एक सुरेश राठी के यहां, एक शेर खान के यहां। तो इस केस में आप कौन से, फॉर एग्जांपल आप 200 शेयर सेल कर रहे हैं, तो कौन से वाले डीमैट अकाउंट से आउट होंगे बताओ। सपोज पहले ये खरीदे गए तो बाद में पहले ये खरीदे गए फिर बाद में ये खरीदे गए हैं, तो क्या पहले फीफो मेथड इस पे लगाते क्या? नो, फीफो मेथड ईच अकाउंट के लिए अलग अलग जाएगा, ईच अकाउंट के लिए अलग अलग मेंटेन होगा। तो कौन से डीमैट अकाउंट से आउट होंगे आपके शेयर्स? 200 अगर शेयर्स आपने बेचे हैं तो कौन से डीमैट अकाउंट में से आउट होंगे? अरे जब ट्रांसफर करते वक्त ट्रांसफर स्लिप भरनी पड़ती है, उस पर डीपी का नाम लिखना पड़ता है कि कौन सी वाली डीपी से आउट हो। ट्रांसफर स्लिप पर डीपी का नाम लिखना पड़ता है कि कौन सी वाली डीपी से शेयर्स आउट हो। तो अगर आपने ट्रांसफर स्लिप पर डीपी का नाम लिखा है शेर खान, तो ये यहां से आउट होंगे। क्लियर? तो जो आपका मल्टीपल डीमैट अकाउंट है उस केस में, मल्टीपल डीमैट अकाउंट के केस में फीफो मेथड ईच डीमैट अकाउंट के लिए सेपरेटली एप्लीकेबल होगा। बात समझ आई? क्लियर? चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट तो खत्म हुआ। अब आते हैं हम इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 है आपके क्वेश्चन बैंक में, जो कि पेज नंबर 62 पर दे रखा है। तो क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 62 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, डीमैट अकाउंट की डिटेल दे रखी है आपको मिस्टर एक्स की। अब डेट ऑफ क्रेडिट दे रखी है। देखो डीमैट अकाउंट मेंटेन कैसे होता है, सबसे पहले डेट ऑफ क्रेडिट दे रखी होती है। डेट ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या? ये शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कब हुए, ठीक है। तो 1 जुलाई 2004 को क्रेडिट हुए। परचेज डायरेक्टली डीमैट फॉर्म में ही खरीदे थे, तो जून 28, 2004 को खरीदे थे। जून 28, 2004 को खरीदे थे। ये है मेरी एक्चुअल DOA, ये मेरी एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। तो ये क्या है? जुलाई 1, 2004, ये मेरी डेट ऑफ क्रेडिट है। डेट ऑफ क्रेडिट किसी भी हालत में डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं बनेगी, समझे बात? तो डेट ऑफ एक्विजिशन तो मेरी जून 28, 2004 ही मानी जाएगी। और कितने शेयर्स खरीदे? 1500, ठीक है। फिर जुलाई 5 को दूसरा लॉट क्रेडिट हुआ डीमैट अकाउंट में, सेकंड लॉट क्रेडिट हुआ। अब ये कैसे परचेस किया गया था? देखो ये ओरिजिनली परचेज बहुत पुराना है। कब? दिसंबर 29, 87 का है, दिसंबर 29, 1987 का है। अच्छा, कहने का मतलब पहले फिजिकल फॉर्म में था, इसको डीमर्टलाइज कराया गया है अब, बाद की डेट में। आज कब?
कब डीमैट अकाउंट में इसको डाला गया? डीमैट ये मतलब डीमैटेरियलाइजेशन हुआ है। ये पहले फिजिकल फॉर्म में था, फिजिकल फॉर्म में परचेस किया गया था दिसंबर 29, 1987 को, और अब ये डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है लेटर डेट को, मतलब डीमैटेरियलाइजेशन हो रहा है। पहले फिजिकल फॉर्म में था, अब डीमैट अकाउंट में क्रेडिट अब हो रहा है। तो मेरी डेट ऑफ क्रेडिट तो क्या है? जुलाई 5, 2004। लेकिन मेरी डीओए चेंज नहीं होगी। मेरी डीओए तो इस सेकंड लॉट की डीओए तो मेरी क्या रहेगी? दिसंबर 29, 1987 ही रहेगी। एक्चुअल डीओए चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। डेट ऑफ क्रेडिट किसी भी हालत में डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं बनेगी। क्लियर? तो दूसरी बार में कितने शेयर्स खरीदे? 4000। फिर थर्ड लॉट आया जुलाई 10, 2004 को। यह डायरेक्टली डीमैट फॉर्म में खरीदा गया जुलाई 10, 2004 को ही। देखो डीओए भी सेम और डेट ऑफ क्रेडिट भी सेम। डीओए है ना, ये इसी दिन खरीदे और इसी दिन डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी हो गए। ऐसा होता है क्या? अभी तो बात की थी T+2 सेटलमेंट की कि 2 दिन का टाइम लगेगा। ये सेम डे कैसे हो गया? आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन जुलाई 10, 2004 और डेट ऑफ क्रेडिट भी जुलाई 10, 2004। ऐसा कैसे हुआ? अरे T+2 सेटलमेंट जरूरी नहीं है। अरे जब बायर और सेलर का डीपी सेम हो, जब सेलर और बायर दोनों का डीपी सेम हो तो सेम डे क्रेडिट हो जाता है डीमैट अकाउंट में। ठीक है? जब बायर और सेलर का डीपी अलग हो तो T+2 सेटलमेंट वाली बात आती है। तो यहां सेम डे क्रेडिट हुआ ना, तो इसका मतलब यह है कि सेलर और बायर का डीपी सेम है। समझ आ गई बात? चलो, तो थर्ड लॉट में कितनी क्वांटिटी के शेयर्स आए? 5000 के। फिर फोर्थ लॉट डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुआ जुलाई 18, 2004 को। तो ये कैसे परचेस हुआ था? अरे ये भी बहुत पुराने हैं, सितंबर 27, 1985 के हैं। तो मेरी डीओए तो यही रहेगी, सितंबर 27, 1985 ये मेरी डीओए रहेगी। ठीक है? भले ही मेरी डेट ऑफ क्रेडिट क्या हो, जुलाई 18, 2004। ठीक है ना? डेट ऑफ क्रेडिट किसी भी हालत में डीओए नहीं बनेगी, जो डीओए एक्चुअल है वही रहेगी। ठीक है ना? तो अब क्वांटिटी कितनी? 2000। इस तरीके से मेरे डीमैट अकाउंट में 4 लॉट्स आए। ठीक है? अब डिस्कस टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इसमें से 2500 शेयर्स बेचे गए हैं डीमैट अकाउंट में से, कितने शेयर्स बेचे गए हैं? अब 2500। अब 2500 जो बेचे गए हैं वो कौन से लॉट में से मानो? फीफो मेथड अप्लाई होगा। तो फीफो मेथड अप्लाई डेट ऑफ क्रेडिट को देखते हुए होगा। फीफो मेथड अप्लाई डेट ऑफ क्रेडिट को देखते होगा, बट डेट ऑफ एक्विजिशन चेंज नहीं होगी, वो तो जो है वो है। ठीक है? सिर्फ फीफो मेथड की एप्लीकेबिलिटी के लिए डेट ऑफ क्रेडिट देखी जाएगी। ठीक है? तो 2500 बेचे ना, तो फर्स्ट लॉट कौन सा है बोलो? फर्स्ट लॉट है जुलाई 1, 2004 का। 1500 तो इसमें से आउट। ठीक है? 1500 फर्स्ट लॉट में से आउट माने जाएंगे। बेचे कितने टोटल? 2500। फर्स्ट लॉट 1500। तो जो सेकंड लॉट है उसमें से देखो, फर्स्ट लॉट में से 1500 पूरे, और जो सेकंड लॉट है उसमें से 1000 ये टोटल 2000 इस तरीके से होंगे। मतलब सेकंड लॉट में मेरे पास आए थे कितने? 4000, उसमें से 1000 आउट माने जाए। 1000 सेकंड लॉट में से आउट माने जाए। और
जो फर्स्ट लॉट के 1500 हैं, फर्स्ट लॉट के 1500 है ना, उनकी डीओए तो जो एक्चुअल है वही रहेगी क्या, जून 28, 2004। और जो 1000 है उन 1000 की डीओए भी जो एक्चुअल है वही रहेगी, मतलब दिसंबर 29, 1987। क्लियर। तो इस तरीके से सिस्टम है डीमैट अकाउंट का। बात समझ आ रही है। चलो तो ये कैसे, अब आंसर देखिए, फीफो मेथड के अकॉर्डिंग करना है, फीफो मेथड के अकॉर्डिंग करना है। होल्डिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, पहले 1500 शेयर्स के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन जून 28, 2004 रहेगी, और जो सीओ क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट, राइट। और बैलेंस 1000 शेयर्स की डीओए होगी दिसंबर 29, 1987। और अब इसके लिए एक लफड़ा और क्या, अब इसकी सीओए क्या होगी, अरे इस केस में आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 हो गई, प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 हो गई ना इस केस में। तो सीओए क्या होगी, बोलो सीओए क्या होगी, सीओए होगी एक्चुअल कॉस्ट, और एफएमबी इज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। ठीक है, क्यों, अरे वो तो जनरल कंसेप्ट है ना, कि अगर आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 होती है तो आपकी सीओए क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट, और एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये था डीमैट का सिस्टम। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब 2 सेक्शंस और पढ़ेंगे, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। तो मेन बुक में आ जाइए, मेन बुक में आ जाइए, पेज नंबर आपको निकालना है, पेज नंबर 97 निकालना है। पेज नंबर 97 पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर और मेंबर टू फर्म और एओपी बीवाई। क्या, तो पार्टनर मेंबर एसेट ट्रांसफर कर रहा है फर्म को, पार्टनर से फर्म को ट्रांसफर कर रहा है, और जो एओपी बीवाई का मेंबर है वो एओपी बीवाई को अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, कैसे ट्रांसफर कर रहा है, एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो सपोज एक पार्टनर है, अपनी पार्टनरशिप फर्म को अपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है। क्यों ट्रांसफर कर रहा है, एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में अपनी कैपिटल लगाता है ना, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन देता है ना, तो वो एसेट के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, मतलब कैपिटल फर्म में लगा रहा है, फर्म को एसेट देकर, हो सकता है ना सर। बताओ फर्म क्या एंट्री करती है अकाउंट्स में, फर्म, पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में इसकी क्या एंट्री करेगी, बोलो एसेट डेबिट, एसेट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो पार्टनरशिप फर्म ये एंट्री कर देगी। बट अब इनकम टैक्स एंगल से समझो, पार्टनर ने अपनी एसेट फर्म को ट्रांसफर की, क्या ये कैपिटल गेन चैप्टर के लिए ट्रांसफर माना जाएगा, क्या इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यस ये ट्रांसफर माना जाएगा और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्लियर। अब पहला तो हमने डिस्कस किया, एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं और अदरवाइज, और अदरवाइज मतलब इस अदरवाइज में क्या कवर होगा, बोलो ऐसे ही एक पार्टनर ने अपनी एसेट फर्म को दे दी, ऐसे ही अदरवाइज, तब भी ये सेक्शन लगेगी, और जो ट्रांसफरर पार्टनर है उसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, अब तो इसे ट्रांसफर माना जाएगा, और जो ट्रांसफरर पार्टनर है
उसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो जब उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो पार्टनर के लिए डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या माना जाएगा। अगेन ये सेक्शन डीम्ड सेल कंसीडरेशन के बारे में है। तो पार्टनर का जो ट्रांसफरर है पार्टनर, उसको कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो जब उसका कैपिटल गेन निकालेंगे तो डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या मानेंगे, वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म एओपी बीओआई। ठीक है, तो अगर पार्टनर ट्रांसफर कर रहा है फर्म को, पार्टनर अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है अपनी पार्टनरशिप फर्म को, या एओपी बीओआई का कोई मेंबर है वो अपनी एओपी बीओआई को एसेट ट्रांसफर कर रहा है एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज। ठीक है, तो जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरर है पार्टनर या मेंबर। तो जो ट्रांसफरर होता है ना उसको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। ठीक है, तो जब उसका कैपिटल गेन निकालेंगे तो उसका डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या मानेंगे, वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म एओपी बीओआई। मतलब फर्म ने वो एसेट अपनी बुक्स में कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड की, वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, वो माना जाएगा पार्टनर के लिए डीम्ड सेल कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल कैपिटल गेन। क्लियर। तो ये सिस्टम है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में आ जाइए। क्वेश्चन बैंक में हम करते क्वेश्चन नंबर 12 इस पर करते हैं, जो कि पेज नंबर 63 पर दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 63 पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। PQR फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म, PQR ने पार्टनरशिप फर्म बनाई। ठीक है, फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म, और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म मिस्टर पी जो कि एक पार्टनर है ब्रिंग्स ए हाउस प्रॉपर्टी एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर अपनी हाउस प्रॉपर्टी फर्म में दे रहे हैं। कब, अगस्त 20, 2019 को। अब हो क्या रहा है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन वो एसेट जो कि हाउस प्रॉपर्टी है फर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उस दिन इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 21 लाख। ठीक है, लेकिन फर्म ने इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया 17 लाख पर। तो खास बात है कि इसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 21 लाख, लेकिन फर्म ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया 17 लाख पर। ठीक है, और ये हाउस मिस्टर पी ने परचेस कब किया था, ये मिस्टर पी ने परचेस किया था, आज ये फर्म को दे रहे हैं एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। परचेस तो मिस्टर पी ने ही किया था, कब, फरवरी 26, 2006 को, कितने में, 2,50,000 में। अब कैपिटल गेन निकालना है मिस्टर पी के लिए जो कि पार्टनर है, ट्रांसफरर है, अपनी एसेट फर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या कोई फर्म, क्या कोई पार्टनर जब फर्म को अपनी एसेट देता है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है क्या, यस लगता है। ठीक है, क्यों, ये ट्रांसफर माना जाता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब एक खास बात, हम यहां पर बात कर रहे हैं एसेट वो क्या ट्रांसफर कर रहा है, एसेट वो ट्रांसफर कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे रखी है,
और वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म भी दे रखी है 17 लाख, 21 लाख और 17 लाख। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 21 लाख और वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म 17 लाख। क्लियर। तो अब सवाल पैदा होता है कि कैलकुलेशन कैसे करें। चूंकि ये हाउस प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो सेक्शन 50C भी काम आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 50C काम आता है और इधर हमको सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो दो सेक्शन का रोल है यहां पर। सेक्शन 50C हमेशा काम आएगी जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करोगे, सेक्शन 50C तो काम आएगी। क्लियर। और इस सिचुएशन में सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 ये भी काम आ रहा है। तो अब बात समझना, एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 हम डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या माने, 17 लाख मान ले। ठीक है, 17 लाख मान ले। लेकिन सेक्शन 50C एक अलग डायरेक्शन में हमको धकेल रही है। वो क्या बोल रही है कि एक्चुअल सेल कंसीडरेशन आपका कम है और एसडीवी ज्यादा है। ठीक है, तो एसडीवी आपका माना जाएगा सेल कंसीडरेशन। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 50C क्या बोलती है, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, वो माना जाता है डीम्ड सेल कंसीडरेशन। और सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, वो तो सिंपल बोल देता है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, वो माना जाएगा डीम्ड सेल कंसीडरेशन। ठीक है, तो दो सेक्शन में क्लैश पैदा हो रहा है। सेक्शन 50C हमको क्या बोल रही है कि हम एक्चुअल सेल कंसीडरेशन कितना लें बताइए, 17 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 21 लाख, तो व्हिचएवर इज हायर हो गया 21 लाख। और सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 हमको बोल रही है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म 17 लाख। अब जब इन दोनों सेक्शन में क्लैश पैदा हो तो क्या करें। सेक्शन 50C ओवरराइडिंग सेक्शन है तो उसका इफेक्ट पहले दिया जाएगा। ओवरराइडिंग सेक्शन है सेक्शन 50C, वो प्रिवेल करेगी। तो इस सिचुएशन में अब हम लिखेंगे कैसे, अब हम लिखेंगे कि हमने सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 को कंसीडर किया, तो देयरफॉर एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 रीड विथ सेक्शन 50C स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 21 लाख को हम डीम्ड सेल कंसीडरेशन मानेंगे। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, आपने पार्टनर ने डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है उसकी 26 Feb 2006 और उसने पार्टनरशिप फर्म को यह एसेट ट्रांसफर कब की है 20 अगस्त 2019 को, तो टैक्सेबिलिटी ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21 और सेल कंसीडरेशन क्या 21 लाख। ठीक है, और इंडेक्स्ड होगा कि नहीं बोलो, ये हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लॉन्ग टर्म होने के लिए एक्सीडिंग 24 मंथ्स होता है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। क्लियर, तो एक्सीडिंग 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म हो गया। क्लियर, तो अब लॉन्ग टर्म है तो क्या होगा, इंडेक्सेशन होगा किसका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। तो करो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करो। पार्टनर ने ये एसेट खरीदी थी 2,50,000 में, कब खरीदी थी 26 Feb 2006 को। ठीक है, और इस ईयर में ट्रांसफर कर रहा है तो ऊपर आता है डीओटी का इंडेक्स, ऊपर डीओटी का इंडेक्स वो है 289 और डीओए का इंडेक्स नीचे, तो 2005-06 का इंडेक्स क्या है, तो नीचे डीओए का इंडेक्स आएगा 117।
तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 6,17,521। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG 14,82,479। ठीक है। अब सिक्के का एक पहलू और भी है। क्या? देखिए, पार्टनरशिप फर्म को ये एसेट मिली पार्टनर से, ठीक है। अब सस्ते में मिली क्या? सस्ते में मिली क्या? यस। पार्टनरशिप फर्म इस एसेट की वैल्यू अपनी बुक्स में कितनी मान रही है? 17 लाख। ठीक है, 17 लाख। अब एक बात और समझना, सेक्शन 50C में 105% वाली बात भी है, ठीक है ना। तो 105 वाले परसेंट वाली बात क्या है कि जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन था 17 लाख का, उसको आप 105% पे लाओ। 17 लाख को 105% पे लाओ, ठीक है। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 21 लाख है, वो तो उस 105% को भी एक्सीड कर रही है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ही ली जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो 50C के लिए है। ठीक है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 21 लाख, वो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन 17 लाख के 105% को एक्सीड कर रही है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। उस पॉइंट का भी इफेक्ट देना है। ठीक है। अब एक बात और, नीचे नोट में, पार्टनरशिप फर्म को ये एसेट सस्ते में मिली पार्टनर से। सस्ते में कैसे मिली? अरे 21 लाख स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की एसेट पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से 17 लाख में ही मिल गई, तो सस्ते में मिली। यस, सस्ते में मिली। अदर सोर्सेस हेड में एक सेक्शन है गिफ्ट का, वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 गिफ्ट का सेक्शन है। उस सेक्शन में क्या बात दे रखी है? अगर कोई भी पर्सन लेसर कंसीडरेशन देकर कोई एसेट लेता है, तो उसका डिफरेंस लेसर कंसीडरेशन का और उस, अगर वो एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लेसर कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस अगर 50,000 को एक्सीड करता है, ठीक है, 50,000 को एक्सीड करता है, तो और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का 105% को भी एसडीवी एक्सीड करती है। दो बातें, डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है और एसडीवी एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 105% से ज्यादा है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो डिफरेंस गिफ्ट माना जाएगा। ये बात हम अदर सोर्सेस हेड में पढ़ेंगे वैसे, बट इसकी कनेक्टिविटी यहां आ रही थी, इसलिए यहां पर डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात समझना, पार्टनरशिप फर्म को यह सेट सस्ते में मिली तो उसके लिए गिफ्ट माना जाएगा। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पार्टनर को कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, वो तो होगा ही। अब जो रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए गिफ्ट का सेक्शन भी लग जाएगा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, राइट। तो इस केस में क्या देखना होता है? दो बातें देखनी होती हैं। क्या एसडीवी 105% को एक्सीड कर रही है क्या एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को? यस। और डिफरेंस किसका? एसडीवी और लेसर कंसीडरेशन का डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करे। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, एसडीवी और लेसर कंसीडरेशन का डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करे, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, एसडीवी एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 105% को एक्सीड करिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म के लिए डिफरेंस को गिफ्ट माना जाएगा। डिफरेंस कितना? 21 लाख और 17 लाख का डिफरेंस कितना? 4 लाख। तो डिफरेंस को पार्टनरशिप फर्म के लिए गिफ्ट माना जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में, आईएफओएस में
सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में। ये भी एक पॉइंट है, बट ये पॉइंट हम वैसे आगे चलकर डिटेल में समझेंगे। कहां पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में, राइट। चलिए, तो हमने ये समझा सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, ठीक है। अब एक और सेक्शन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, जो कि आपके पेज नंबर 97 पर दे रखी है। तो देखें, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 कब एप्लीकेबल होगी? जब कोई पर्सन एसेट ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कौन? वो पर्सन कौन? पार्टनरशिप फर्म एओपीबीवाई टू पार्टनर और मेंबर। इसका मतलब सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 का रिवर्स, ठीक है। 45(3) में क्या हो रहा था? पार्टनर फर्म को एसेट ट्रांसफर कर रहा था, यहां उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट दे रही है, ठीक है। तो जब पार्टनर फर्म को एसेट दे, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट ट्रांसफर करे तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 लगेगा। क्लियर? तो कब दे रही है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट? तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और अदरवाइज। अच्छा, ये जो अदरवाइज वर्ड लिखा है, इसमें क्या कवर हो सकता है? अदरवाइज वर्ड में रिटायरमेंट वर्ड कवर हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस पार्टनर को एसेट ट्रांसफर कर रही है, तो उस सिचुएशन में भी सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 लग जाएगा, क्योंकि यहां अदरवाइज वर्ड भी लिखा है। इस अदरवाइज वर्ड में रिटायरमेंट की सिचुएशन भी कवर हो जाएगी। क्लियर? तो पार्टनरशिप फर्म एसेट ट्रांसफर कर रही है पार्टनर को, या एओपीबीवाई अपने मेंबर को एसेट ट्रांसफर कर रही है। इस सिचुएशन में सेल कंसीडरेशन डीमिंग बेसिस पर लिया जाएगा। अगेन सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 है डीम्ड सेल कंसीडरेशन को लेकर, ठीक है। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या माना जाएगा? एफएमबी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब पार्टनरशिप फर्म एसेट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को डीम्ड सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन डेट के दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो डीम्ड सेल कंसीडरेशन है, लेकिन टैक्सेबिलिटी ईयर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ईयर, डिस्ट्रीब्यूशन ईयर, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू, देखिए दो बातें हैं, डिसोल्यूशन डेट के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है क्या? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन डेट के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। और टैक्सेबिलिटी ईयर कब आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ईयर में। क्लियर? अब एक बात और, अब पार्टनर के एंगल से सोचो। अभी तक तो किसके एंगल से सोचा? फर्म ने पार्टनर को एसेट दी, तो फर्म ने एसेट पार्टनर को दी, तो फर्म ट्रांसफरर है, उसके लिए डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या होगा? एफएमडी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डेट, ठीक है। लेकिन अब पार्टनर के एंगल से सोचो, आगे दे रखा है हाउ एवर वैल्यू एट विच सच एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय फर्म शैल बी, मतलब ट्रांसफर प्राइस को पार्टनर का कंसीडरेशन माना जाएगा कि पार्टनर ने फर्म को कंसीडरेशन कितना पे किया वो एसेट लेते वक्त, जिस वैल्यू पर फर्म ने वो एसेट पार्टनर को दी, जिस वैल्यू पर फर्म ने वो एसेट पार्टनर को दी, वो पार्टनर का कंसीडरेशन पेड माना जाएगा उस एसेट के लिए। वो कब काम आएगा? जब पार्टनर अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करेगा। अरे पार्टनरशिप फर्म से मिली वो एसेट वो फ्यूचर में बेच सकता है ना, पार्टनरशिप फर्म से एसेट मिली, पार्टनर फ्यूचर में बेचेगा, तो फिर उसका कंसीडरेशन पेड कितना माना जाएगा? उसका कंसीडरेशन पेड क्या माना जाएगा? ट्रांसफर प्राइस, जिस वैल्यू पर फर्म ने उस
पार्टनर को एसेट ट्रांसफर की, उस ट्रांसफर प्राइस को क्या माना जाएगा, उस एसेट के लिए पार्टनर का कंसिडरेशन पेड। क्लियर। चलिए इसको लेकर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में आ जाइए, क्वेश्चन बैंक में आ जाइए, क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके दे रखा है पेज नंबर 63 पर। क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 63 पर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, PQR आर 3 पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व हो रही है कब, 2 मार्च 2020 को डिसॉल्व हो रही है। और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अनलिस्टेड शेयर्स ओन्ड बाय फर्म इज गिवन टू मिस्टर पी, जो कि पार्टनर है। तो फर्म ने अपने अनलिस्टेड शेयर्स पार्टनर पी को दिए, क्यों, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, क्यों, फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। अरे जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनर्स के अकाउंट सेटल करने होते हैं, उनको उनकी कैपिटल रिफंड करनी होती है ना। तो अब तो क्यों दिए ये अनलिस्टेड शेयर्स पार्टनरशिप फर्म ने फर्म को, फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म इन अनलिस्टेड शेयर्स का कितना अमाउंट रिकॉर्डेड था, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म 15 लाख, ठीक है। तो 15 लाख का अमाउंट सेटल हुआ मिस्टर पी का, ठीक है। तो क्या माना गया कि 15 लाख के अनलिस्टेड शेयर्स हमने मिस्टर पी को दे दिए, ठीक है। इसका मतलब मिस्टर पी का अकाउंट सेटल हुआ 15 लाख से, ठीक है। तो मान लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी कैपिटल 15 लाख थी, तो उसको 15 लाख के अनलिस्टेड शेयर्स दे दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब उसका अकाउंट सेटल हुआ 15 लाख पर। लेकिन इन अनलिस्टेड शेयर्स की एफएमबी 28 लाख है, ठीक है। और ये अनलिस्टेड शेयर्स परचेस हुए हैं बाय द फर्म ने परचेस किए थे 8 लाख में, कब, मार्च 5, 2012 को। आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। देखिए, फर्म जब पार्टनर को ट्रांसफर करेगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो इसे ट्रांसफर माना जाएगा। और ट्रांसफरर पार्टनरशिप फर्म के लिए डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या होगा, एफएमबी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एफएमबी एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब यहां पर अगेन, अब एक बात बताइए, अनलिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म कब होते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स लॉन्ग टर्म कब होते हैं, जब उनका होल्डिंग पीरियड एक्सीडिंग 24 मंथ्स होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म है या नहीं, तो फर्म ने ये अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे थे 2012 में और 2020 में पार्टनर को दे रहे। तो क्या होल्डिंग पीरियड फर्म के लिए, होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ्स हो गया कि नहीं, हो गया, तो लॉन्ग टर्म हो गई है, ठीक है। तो फर्म को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना होगा, तो इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, क्लियर। लेकिन फिर एक लफड़ा, क्या, अरे अनलिस्टेड शेयर्स पर तो एक और सेक्शन लगती है, क्या, सेक्शन 50CA, वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना, कि इस सिचुएशन में क्या माना जाएगा, डीम्ड सेल कंसीडरेशन, एक्चुअल कॉस्ट और एफएमबी व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। और यहां पर एक और सेक्शन लग रही है 45 सबसेक्शन 4, क्यों, फर्म पार्टनर को ट्रांसफर कर रही है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 भी लगेगी। और अनलिस्टेड शेयर्स पर सेक्शन 50CA भी लगती है, ठीक। अब इन दो सेक्शन में फिर क्लैश पैदा हो गया। सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 कहता है क्या, एफएमबी एट द टाइम ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन, तो 28 लाख को माना जाएगा सेल कंसीडरेशन। ठीक है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 50C क्या कहता है? 50C कहता है अगर ऑल लिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर हुए और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन जो कि 15 लाख है यहाँ पर लेस देन FMB है, 28 लाख से कम है। ठीक है, तो FMB को माना जाएगा सेल कंसीडरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर सेक्शन 50CA क्या कह रहा है? 50CA कह रहा है 15 लाख और 28 लाख, विच एवरेज हायर 28 लाख। क्लियर? और 45 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? FMB मतलब 28 लाख। इसका मतलब दोनों सेक्शन यहां 28 लाख को ही डीम्ड सेल कंसीडरेशन लेने को बोल रहे हैं। तो अब हम डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या लिखें? बट वो होने से पहले हमको लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी कि हमने दोनों कंसीडर किया एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 रीड विथ सेक्शन 50CA। ऐसे लिखना पड़ेगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 रीड विथ सेक्शन 50CA। FMB हम 28 लाख मानेंगे डीम्ड सेल कंसीडरेशन के तौर पर फाइनली। क्लियर? चलिए, अब फर्म ने ये एसेट कब खरीदी थी? फर्म की DOA क्या है? फर्म की DOA क्या है? 5 मार्च 2012। और फर्म ने पार्टनर को कब दी? 2 मार्च 2020 को। और ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म होने के लिए एक्सीडिंग 12 मंथ्स हो गया तो ये लॉन्ग टर्म हो गए। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी ईयर क्या? जब ट्रांसफर हुआ 2019-20, असेसमेंट ईयर 2020-21। क्लियर? तो देखो कैपिटल गेन, अब यहां पर सेल कंसीडरेशन क्या माना जाए? 28 लाख बात हुई थी हमारी, 28 लाख और 8 लाख में फर्म ने ये शेयर्स खरीदे थे। ऊपर DOT का इंडेक्स लिखो, ऊपर DOT का इंडेक्स और नीचे DOA का इंडेक्स लिखो। और आपकी DOA क्या है? आपकी DOA क्या है? DOA आपकी 5 मार्च 2012, नीचे DOA का इंडेक्स और ऊपर DOT का इंडेक्स जो कि है आपकी 2 मार्च 2020। ठीक है, तो ऊपर DOT का इंडेक्स, नीचे DOA का इंडेक्स। इस तरीके से ही तो करते हैं इंडेक्सेशन। तो आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई 12,56,522 और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया इन अनलिस्टेड शेयर्स का 15,43,478। क्लियर? अब ये तो अभी हमने बात की पार्टनरशिप फर्म के एंगल से। अब पार्टनरशिप फर्म ने शेयर्स दिए अनलिस्टेड शेयर्स, किसको? पार्टनर को। पार्टनर रेसिपिएंट है। अब सिक्के का दूसरा पहलू, ठीक है, तो पार्टनर के एंगल से सोचते हैं, पार्टनर के एंगल से सोचते हैं। उसको बेनिफिट मिला क्या? कुछ देखो, उसको बेनिफिट मिला। क्या मिला उसको? 28 लाख FMB के शेयर्स। अब बात पार्टनर के एंगल से चल रही है। पार्टनर के एंगल से उसको 28 लाख FMB के शेयर्स मिल गए, 15 लाख उसका अकाउंट 15 लाख पर सेटल हुआ। ठीक है, तो उसका कंसीडरेशन क्या माना जा रहा है? कंसीडरेशन पेड एक तरीके से क्या माना जा रहा है? 15 लाख। कंसीडरेशन पेड 15 लाख और 28 लाख FMB। ठीक है, इसका मतलब उसने लेसर कंसीडरेशन पे किया और FMB 28 लाख के अनलिस्टेड शेयर्स खरीद लिए। सस्ते में खरीदना गिफ्ट माना जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। ठीक है, वहां सेक्शन बना हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में, क्या? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो कहता है सस्ते में खरीदना गिफ्ट है। ठीक है, तो इसने 28 लाख FMB के शेयर्स, 28 लाख FMB के शेयर्स, 15 लाख कंसीडरेशन पेड इनका माना जाएगा, तो डिफरेंस कितना? 13 लाख। और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में दे रखा डिफरेंस अगर 50,000 को एक्सीड कर जाए तो
डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर डिफरेंस दोनों का कितना है? 13 लाख। ये 50,000 से ज्यादा है। यस, तो टैक्सेबल हो जाएगा पार्टनर के लिए भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए तो लग रहा है कैपिटल गेन हेड, और पार्टनर के लिए लग रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का गिफ्ट वाला सेक्शन, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। बात समझ आई? क्लियर? देखो ये अनलिस्टेड शेयर्स है ना, इसमें सिर्फ डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करे तो गिफ्ट होता है। इसके केस में 105% वाला लफड़ा नहीं है। अरे 105% वाला लफड़ा सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही होता है, समझे बात? यहां तो अनलिस्टेड शेयर्स है ना, तो यहां पर 105% वाला लफड़ा नहीं लगेगा। सिर्फ डिफरेंस 50,000 को एक्सीड हो, किसका? लेसर कंसीडरेशन और एफएमबी का डिफरेंस 50,000 को एक्सीड हो तो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा गिफ्ट के रूप में। ठीक है, तो ये आज हमने क्या क्या समझा? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 समझा। ठीक है, और फिर डीमैट अकाउंट वाला सिस्टम समझा सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A। फिर हमने समझा अगर एक पार्टनर फर्म को एसेट ट्रांसफर करे सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, और फिर उसकी रिवर्स सिचुएशन कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट ट्रांसफर करे तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस में हमने गिफ्ट वाले सेक्शन की भी कुछ बातें की। हालांकि गिफ्ट वाला सेक्शन हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? बट यहां पर उसका रेफरेंस आ रहा था तो डिस्कस करना पड़ गया। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स आएंगे, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सबके मिक्स आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।